Okay, so we will discuss today motion in plane, chapter 4. बट इन मोशन इन प्लेन मीन्स सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ प्लेन है क्या। मोशन तो हम पहले भी पढ़े हुए हैं, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था मोशन क्या होता है। किसी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन के किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज होना उसकी पोजीशन, उसको हम मोशन कह सकते हैं। और प्लेन मतलब जैसे आपका ये जो स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन या फिर लैपटॉप स्क्रीन, तो ये क्या है, एक 2 डायमेंशन में कोई भी डायमेंशन हो सकता है, एक्स या वाई या जेड या जेड एक्स। तो प्लेन होता है एक तरह से एक सरफेस इस तरह का, मतलब 2 डायमेंशनल सरफेस हम कह सकते हैं प्लेन को। तो इस चैप्टर में हम ज्यादातर चीजें डिस्कस करेंगे मोशन इन प्लेन, मतलब जो भी मोशन होगा 2 डायमेंशनल प्लेन में होगा, ठीक है। और उसको समझने के लिए हमें करना होगा वेक्टर्स। सो बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज वेक्टर, एंड दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस वेक्टर्स, ठीक है। सर वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया? यस बेटा। ओके, सो वी विल डू स्केलर एंड वेक्टर। सबसे पहले स्केलर और वेक्टर क्या होता है, देखो आपने क्लास 9 में सिर्फ इतना सुना होगा, 9th क्लास में। जैसे अगर मैं आपको कोई 2 एग्जांपल ले लूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है और कौन सी वेक्टर होती है? डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस स्केलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बिल्कुल सही। तो डिस्टेंस होती है स्केलर, वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे बताओ प्रेशर के बारे में, तो आपका क्या ख्याल है, प्रेशर स्केलर है कि वेक्टर है? या स्ट्रेस ले लो, अब बताओ प्रेशर या स्ट्रेस जो है वो स्केलर या वेक्टर, थोड़ा सोचना पड़ रहा है। वेक्टर होगा सर, प्रेशर। वेक्टर होगा, ओके। होगा। वेक्टर मानते हो आप, ओके ओके। सो बट इट इज नॉट वेक्टर, इन अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट करेक्ट दिस टाइम। तो प्रेशर या स्ट्रेस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। या अगर मैं आपसे करंट के बारे में पूछूं, करंट क्या है, स्केलर या वेक्टर? करंट, करंट, हाँ यस बेटा, करंट। सर दोनों ही है। ऐसा नहीं है, करंट दोनों नहीं है। एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो दोनों में से कोई भी नहीं है। करंट एक तरह की टेंसर क्वांटिटी होती है, बट वो हमें पढ़ना नहीं है। लेकिन 11th-12th के रेस्पेक्ट में मैं आपसे कह सकता हूँ कि करंट को स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। हालांकि टेंसर हम जब बाद में मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे या आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब आप एक और क्वांटिटी के बारे में पढ़ोगे, टेंसर के बारे में। बट करंट जो है अभी 11th-12th के लेवल पर हम उसको स्केलर मान के चलेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं कि करंट इधर फ्लो कर रहा है, ऊपर जा रहा है, यस सर, सर यस। डायरेक्शन आ गई। एक्चुअली में जो अभी तक हम पढ़ रहे थे 9th क्लास तक, 10th क्लास में हमने पढ़ा था डिस्टेंस और दोनों में क्या फर्क होता है, स्ट्रेस या सॉरी स्केलर और वेक्टर में। तो वो डेफिनेशन थोड़ी सी अब हमें मॉडिफाई करनी होगी, हमें कुछ चीजें अपडेट करनी पड़ेंगी अपनी नॉलेज में, ठीक है ना। और वो क्या होगा वो मैं आपको भी बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी को, अब जो हमारी नई डेफिनेशन होगी वेक्टर्स की, वो मैं आपको बताऊंगा कि अब अपडेट क्या करना है आपको। तो अभी तक तो हम सिर्फ ये कह देते हैं कि वेक्टर में वो क्वांटिटी होती है, वेक्टर्स क्वांटिटी, जिसमें जो आपका डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन भी हो और कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी हो। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, डायरेक्शन भी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ठीक है। बट अब थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे क्या, हालांकि उस लो को मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। लेकिन लो है क्या पॉइंट आपको अपडेट करना है कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होंगी जिसमें कुछ मैग्नीट्यूड भी हो, कुछ डायरेक्शन भी हो, और वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। बट ये 3 चीजें, ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कहेंगे कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्चुअली में करंट हो गया, प्रेशर या स्ट्रेस, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसको इस श्रेणी में नहीं डालते हैं कि ये वेक्टर है, ठीक है। तो क्योंकि ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते, वो हम मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। तो अभी के लिए थोड़ा सा ये अपडेट हमें करना पड़ेगा अपनी डेफिनेशंस में कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें कुछ स्केलर मतलब एक नंबर हो, उसमें कुछ कुछ डायरेक्शन हो, और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। सर आपकी आवाज चली गई। ओके, आई होप एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। सर आपने अभी तक क्या क्या Yes, sir. पढ़ा दिया सर? ओके, मैं वेटिंग रूम में था। ओके,
So I was discussing about that what are scalar and vector quantity. I have said to all students that vector quantity की definition now we have to modify it. And vector quantity क्या, जिसमें कोई magnitude हो, डायरेक्शन हो, और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे. ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन समय के साथ आपको आ जाएगा, अभी मैं आपको उसको बाद में बताऊंगा. ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने करंट के बारे में पूछा था. करंट क्या है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी, हालांकि टेंसर है बट अभी के लिए इस लेवल पर मैं बोलूंगा कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है. डायरेक्शन भले हम कह देते हैं इधर उधर ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है वेक्टर्स. ठीक है, तो ये चीज मैंने अभी तक बताई थी. अब आगे चलते हैं. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वेक्टर को डिनोट कैसे करने हैं. तो उसके लिए मैं अलग स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. जस्ट वेट अ सेकंड. ओके, देखिए स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर. यस सर. ठीक है, तो मैं अलग से एक यहाँ पर शेयर करूंगा. तो वेक्टर्स मैंने आपको बता दी, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया. दोज क्वांटिटी, या मैं इसके प्रॉपर्टी लिख देता हूँ. दोज क्वांटिटी which have magnitude as well as direction and also follows triangle. वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में बोल देता हूँ, हालांकि दो तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं. तो इसको हटा करके मैं बोलूंगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. सर आप ये मोशन है ना प्लेन ही पढ़ा रहे हो ना? यस बेटा, चैप्टर 4 है, लेकिन इसमें इसको समझने के लिए पहले हम वेक्टर कवर करेंगे. मोशन इन प्लेन ही है चैप्टर 4 में, लेकिन उसका सबसे पहला टॉपिक हमारा वेक्टर्स ही है. तो आल्सो फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. ठीक है, तो ये डेफिनेशन अब आप अपडेट कर लीजिए. वेक्टर लॉ दोज क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड आल्सो फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. ये चीज आपको थोड़ी नई लग रही होगी, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. उसको हम सीखेंगे कैसे हम वेक्टर में एडिशन करते हैं. दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू एज वी विल स्टडी एक्चुअली द बेसिक थिंग. सर एक सेकंड. सर एक सेकंड सर ये डेफिनेशन लिख दीजिए. हाँ जी, मैं अभी ड्रॉ इरेज नहीं कर रहा हूँ. यू आर राइट नाउ. सर आपने सबसे पहले वर्ड क्या लिखा है? कौन सी क्वांटिटी? द क्वांटिटी. अच्छा ओके सर. फॉर एग्जाम्पल यू कैन कंसिडर वेलोसिटी, जो आपका सबसे फेवरेट पहला एग्जाम्पल होता है. एक्सेलरेशन मेरा भी है. फोर्स, इस तरह की क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. डन? नो सर एक सेकंड. Yes, sir. Okay, so now let us discuss next point. सर एक डाउट है. Yes, बोलिए. सर जैसे प्रेशर का जो फॉर्मूला वो फोर्स अपॉन एरिया होता अपॉन है. एरिया है. हाँ, तो सर अगर उसमें तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते? बताता हूँ उसको. देखो, फोर प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है. एरिया कैसी क्वांटिटी है एक्चुअली, बता सकते हो? सर स्केलर हो गई ना. एक्चुअली एरिया में दो चीजें होती हैं. अगर मैं बोल रहा हूँ एरिया वेक्टर हम करेंगे इसको डिस्कस. एरिया वेक्टर ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी एरिया का आप एरिया निकाल रहे हो, ठीक है, उसके एक परपेंडिकुलर में जो डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर, वो तो हो जाएगी उसकी डायरेक्शन. और जो मैग्नीट्यूड है ये हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, मतलब एरिया. तो एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है. ठीक है, तो अगर प्रेशर अपॉन फोर्स, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, तो यहाँ पर भले ही हम फोर्स लेते हो, लेकिन हमें फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है. तो प्रेशर में एक्चुअली आप कभी भी ऐसे नहीं कह सकते प्रेशर को हम वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से वेक्टर सम इसका हम नहीं कर सकते प्रेशर का.
भले ही यहाँ पर ये फोर्स अपॉन एरिया हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, और हम ये कह देते हैं कि ये फोर्स जो है ना बेटा, ये हम सिर्फ वो वाली फोर्स लेते हैं जो इसके परपेंडिकुलर हो एरिया के। तो हम ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम फोर्स ले लेते हैं इस फॉर्मूले में। जब हम प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिख रहे हैं, तो फोर्स ये होगी जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। हम हर एक डायरेक्शन की फोर्स यहाँ पर नहीं लेते हैं, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल वाली लेंगे। ओके सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरा ये थोड़ा वीडियो में नेटवर्क खत्म हो गया था सर, इश्यू हो गया था नेटवर्क का। सर इसमें आपने सर ये भी बोला है क्या सर कि एरिया जो है वो वेक्टर है? एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसमें डायरेक्शन हो जाएगी हमेशा ऐसे बाहर की तरफ, और सरफेस एरिया ये वाला हो जाएगा एरिया वेक्टर। वो हम पढ़ेंगे मतलब? काफी ज्यादा। क्या सर क्या मतलब हुआ इसका? एरिया वेक्टर समझा है। देखो अभी स्किप कर देते हैं इस पार्ट को। एरिया वेक्टर एक्चुअली में जब हम अभी धीरे धीरे सीखते जाएंगे ना वेक्टर एक्चुअली में है क्या, तब ये एग्जांपल आपको खुद से क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एरिया वेक्टर जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। उसमें एक मैग्नीट्यूड हो जाएगा जिस एरिया वेक्टर का आप मान लीजिए निकालना चाह रहे हैं एरिया वेक्टर, वो मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, और डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी परपेंडिकुलर। बाकी धीरे धीरे अभी सीखेंगे ना वो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक यहाँ पर ये कार है, और ये मेरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब इस बोर्ड को, इस स्क्रीन को मैं वाई एक्स एक्सिस मान करके चल रहा हूँ। वाई एक्स एक्सिस ये मेरी वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, और ओरिजिन पॉइंट मेरा ये वाला हो गया। ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट। अब मान लो कि आपके पास एक कार है, कोई भी पर्सन मूव कर रहा है यहाँ पर इस तरह से। पहले वो यहाँ गया, फिर वो यहाँ गया, फिर वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, ठीक है। मतलब रैंडमली वो मूव कर रहा है इस तरह से आगे पीछे कहीं पे। ये मैंने पोजीशन बता दी। तो यहाँ पर जो पर्सन है, मैं इसको और अच्छे से या फिर दूसरे पेन से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पर मान लो कोई मूव कर रहा है, गाड़ी मूव कर रही है, आप मूव कर रहे हो, या फिर कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है। मान लो पहले यहाँ पर था, यहाँ पर इस पॉइंट पर, ओके। तो मान लीजिए वो पहले यहाँ पर था, उसके बाद वो चल चल के इधर आ गया, ऐसे मान लो यहाँ पर आ गया फाइनली। वो पहले उसकी लोकेशन थी ए, फिर लोकेशन होगी बी। तो क्या वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चला है, या वो एक 2 डायमेंशनल सरफेस में चला है? क्या सिर्फ उसने एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है, या उसने 2 डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है? बोलिए। दो में किया सर। 2 में करा है। ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है ना। ओके। तो इसका मतलब जो उसका डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो उसका 2 डायरेक्शन में होगा। एक्स में भी वो मूव कर रहा है, और वो वाई में भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैं वेक्टर क्वांटिटी को कैसे डिनोट करूंगा? यहाँ पर मैं लिखूंगा वेक्टर क्वांटिटी। मान लो कोई भी पोजीशन वेक्टर है आर, पोजीशन वेक्टर मैं इसको बोल रहा हूँ। पोजीशन मतलब पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये आर है। तो वेक्टर को डिनोट करने के लिए सबसे पहले ऊपर ये एरो लगा दो। मतलब कि जैसे मान लो कोई क्वांटिटी है आपके पास सी, तो अगर आपको कहना है कि वेक्टर है, तो हम इस सिंबल का इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत बेसिक है, धीरे धीरे सीखेंगे कैसे डिनोट करते हैं सब चीजों को। तो अगर किसी के ऊपर आपको ये साइन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, उसने मान लो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, और इसके कोऑर्डिनेट है लेट से एक्स वाई जेड, ठीक है। तो मैं एक्स जेड नहीं लेते अभी, सिर्फ हम 2 डायमेंशन में काम कर रहे हैं। लेट से उसके जो डायमेंशन है वो एक्स और वाई है, कोऑर्डिनेट्स। तो मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स, मतलब कि वो एक्स में कितना चला। यहाँ पर मुझे एक डायरेक्शन बतानी पड़ेगी आई कैप, मैं इसको आई कैप को बताऊंगा अभी। प्लस मैं लिखूंगा वाई, और फिर जे कैप। जे कैप हमें बताएगा कि वो है ऊपर की तरफ, यानी कि वाई एक्सिस में। देखो मैं रिपीट करता हूँ, जब आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 डायमेंशन प्लेन में चल रहा है, तो मैंने उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो आर वेक्टर का इस्तेमाल करा। आर बता रहा है यहाँ पर पोजीशन, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर। ये इसका सिंबल हो गया पोजीशन, मतलब कि वेक्टर साइन का। और मैंने क्या लिखा? एक्चुअली में यहाँ पर जो एक्स है ना, वो हमें बता रहा है आर की वैल्यू एक्स में कितनी, मतलब आर का कंपोनेंट एक्स में कितना है। और वाई जो वाई है वो हमें बता रहा है कि पोजीशन वाई एक्सिस में कितनी कवर हुई है,
इज दैट क्लियर? तो दो पार्ट है यहाँ पर, क्योंकि दो डायमेंशन में मोशन है। इसी तरह से अगर सर मैं, समझ नहीं आया। ठीक है एक मिनट रुको, मेरे पास ये दो एक्सिस थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। आप मान लीजिए यहाँ से किसी एक पॉइंट पर जा रहे हो, ए से बी पॉइंट पर आप जा रहे हो, तो इसकी पोजीशन वेक्टर मतलब आप कैसे दिखाओगे कि मूव करा, इसने कुछ डायरेक्शन, कुछ एक्स डिस्टेंस भी कवर किया होगा, कुछ वाई डिस्टेंस भी कवर किया होगा। उसको एक साथ लिखने का तरीका क्या है, आर, ये तो हो गया इसका सिंबल, और इसको आप लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अभी आई कैप जे कैप की टेंशन मत लो, मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बारे में अभी टेंशन ज्यादा मतलब, बस आप ये सोचो अभी आई और जे हमें डायरेक्शन बता रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, क्योंकि जब आप कोई भी वेक्टर लिखते हैं तो उसमें दो चीजें होती है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आई कैप और जे कैप आपको डायरेक्शन बता रहे कि डायरेक्शन बता। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, वाई डिस्टेंस, ठीक है। मैं बाकी बताऊंगा आगे क्या होता है आई कैप और जे कैप, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो आप दोनों चीजों को एक साथ लिख सकते हो, आर वेक्टर कैसे हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब सपोज करो कि मुझे वेलोसिटी बताना है, कि मान लो जब ये ऐसे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी एक डायरेक्शन में या टू डायरेक्शन में है, टू डायरेक्शन। टू डायरेक्शन में सर टू वेलोसिटी है। तो अगर मैं इसी को टाइम से डिफरेंशिएट कर दूं, टाइम से डिफरेंशिएट कर दूं, तो मुझे डी आर अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो वह वेलोसिटी लिख पाऊंगा कैसे, डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। डिफरेंशिएशन हम सबको पता ही है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जे कैप। तो देखो मैंने उस पार्टिकल की, उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसको भी कैसे लिख लिया, वेक्टर फॉर्म में, कि v वेक्टर, उनका जो वेलोसिटी का वेक्टर है v वेक्टर, वो बराबर होगा वेलोसिटी उस पार्टिकल की x डायरेक्शन में, या कह लो कि x एक्सिस के अलोंग कितनी है, और उसी पार्टिकल की वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है, वो है vy। तो मतलब जो अलग अलग पहले वो डिस्टेंस कवर कर रहे थे, मतलब टू प्लेन में, और उसकी दो वेलोसिटी थी, तो दोनों को एक साथ मैंने पिरो दिया है एक फॉर्मूले में, कह लो एक इक्वेशन में, v वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। वी एक्स क्या बताएगा, वी एक्स हमें बताएगा कि वेलोसिटी v का कंपोनेंट कितना है या उसका पार्ट कितना है एक्स डायरेक्शन में, और वी वाई हमें बताएगा कि वेलोसिटी v का कितना पार्ट है, कितना कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में। तो किसी भी वेक्टर को लिखने का जनरल तरीका क्या हो गया, मान लो मैं किसी भी वेक्टर ए को लिख रहा हूं, तो उसको लिखने का जनरल तरीका क्या हो गया, उसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना है आई कैप प्लस उसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में कितना है जे कैप, और मान लो अगर आपका थर्ड कंपोनेंट भी है जेड एक्सिस में भी, अगर आप मूव कर रहे हो या कुछ भी हो रहा है, तो हम जेड के कैप लगा देंगे। तो एक्चुअली में अगर मैं थ्री डायमेंशन की बात करूं, तो हमारे पास तीन एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। एक्स के लिए हम आई कैप, एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई कैप का यूज करते हैं, वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जे कैप का इस्तेमाल करते हैं, और के जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए के कैप का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक और छोटा सा मैं आपको अलग एग्जांपल देता हूं, मैं आपके डाउट लूंगा, पहले एक बार मुझे अपनी बातों को कंप्लीट करने, हाँ बोलो। सर ये ए क्या है यहाँ पे नीचे? हाँ, मैं ये कोई भी फोर्स हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है ये। मैं भी एक ओके सर। एग्जांपल ले रहा था ओके इसलिए सर। मैं कह रहा हूँ, एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं आपके डाउट लूंगा जरूर। तो मान के चलते हैं कि कैरम बोर्ड सबने खेला है, हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। जब आप स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हो, यहाँ पर बहुत सारी मान लीजिए रखी है व्हाइट और ब्लैक, तो जब आप स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हो तो वो कितने डायमेंशन में मूव करता है, बोर्ड पे अगर वो मूव कर रहा है तो उसके डायमेंशन सर कितने दो, हो गए, सर दो डायमेंशन। दो डायमेंशन हो गए। तो मान तो लो किसी टी टाइम पर वो कहां पर मिलेगा, मान लो वो यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब कुछ उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया और कुछ उसने वाई भी डिस्टेंस कवर किया। तो उसको एक साथ लिखने का तरीका क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में कितना गया और वाई डायरेक्शन में कितना गया। तो वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप और एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप, ठीक है ना। एक और एग्जांपल सुनो, मान लो कि आपके पास यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ऐसा बॉक्स, और आप क्या कर रहे हो, आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, एक पर्सन है उसको इस तरफ धक्का दे रहा है, एक पर्सन है उसको एक तरफ इस तरफ धक्का दे रहा है, लेट्स से ये फोर्स एक्स डायरेक्शन में है और ये फोर्स वाई डायरेक्शन में है ना, और उसको एक इधर भी धक्का दे रहा है, वो स्क्रीन पर मैं दिखा नहीं सकता, मान लो इस तरह से इनटू द प्लेन।
तो अब मैं नेट फोर्स को मुझे लिखना है कि उस पार्टिकल पर नेट फोर्स, टोटल फोर्स 3 लग रही है ना, एक्स और वाई और जेड, तो नेट फोर्स में अगर डिनोट करूं वेक्टर फॉर्म से तो वो कितना हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, कैप, वाई डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, और जेड डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है बेटा। तो एक तरह से आई कैप, जे कैप, के कैप, हालांकि मैं इनको बताऊंगा आगे डिटेल में, ये यूनिट वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैं इनको डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए अगर आपको कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये आपका जनरल तरीका है। तो यहाँ पर जैसे आप अभी मैं आपको बता रहा था ना, कोई भी वेक्टर अगर ए है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, आई कैप, वाई कैप, ठीक है, और जे के जेड के कैप। तो बेटा यहाँ पर ए कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी होता है, हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैंने फोर्स को लिखा कि एक ही हमारे पास ऑब्जेक्ट था, उस पर कितनी फोर्स इधर उधर से लग रही है, उस सबको मैंने एक इक्वेशन में कह लो उसको लिख दिया है, उसके तीनों कंपोनेंट लिख दिया, मतलब कितनी फोर्स एक्स में लग रही है, कितनी फोर्स वाई में लग रही है, और कितनी फोर्स जेड में लग रही है। ठीक है, तो वेक्टर को इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे। शुरुआत में मैं जानता हूँ कि जब हम कोई भी नई चीजें सीखते हैं तो कुछ ना कुछ डाउट मन में हमेशा रहते हैं, बट थोड़ा सा समय लगेगा, आपको हर चीज क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ तक हमने सीखा कि किसी भी वेक्टर को अगर वो 3 डायमेंशनल में भी है तो किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका जनरल तरीका लिखने का वेक्टर को, ए इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, प्लस ए जेड के कैप। तो दुबे जी कोई डाउट यहाँ तक? चिराग? नो सर। ओके बेटा, तो जनरल तरीका, अगर कोई वेक्टर है तो उसको मैं लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और ए जेड के कैप। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों चीजें क्या मैं वो लिख देता हूँ, ए एक्स है, ए एक्स इज कंपोनेंट, कंपोनेंट समझते हो, कंपोनेंट क्या, किसी एक चीज का पार्ट, तो ए एक्स इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। मैं इसको कैसे बोलूंगा, कैसे प्रोनाउंस करो इस सिंबल को, मैं कैसे बोलेंगे हम इसको, वेक्टर, वेक्टर है, ठीक है ना। जब भी आपने ये ऊपर साइन लगा दिया तो हमें वेक्टर बोलना है, ठीक है ना, ये लिखा है तो वेक्टर बी। तो एक्स क्या है, एक्स इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए वाई, अच्छा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। इसी तरह से ए वाई इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, और ए जेड हो जाएगा इज कंपोनेंट ऑफ ए इन जेड डायरेक्शन। मान लो एक एरोप्लेन मूव कर रहा है, ठीक है ना, उसने अभी अभी वो ऊपर उठा है, तो वो कहीं पर भी मूव कर सकता है एरोप्लेन, या आपने एक बॉल फेंक दी, बॉल किस तरफ भी मूव कर सकती है, तीनों डायमेंशन में मूव कर सकती है, या कोई पंछी उड़ रहा है आकाश में, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी को आप कैसे दिखाओगे, वी वेक्टर इक्वल टू वो एक्स डायरेक्शन में कितना चला, ये हम अपना रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे वैसे तो, और वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, और जेड डायरेक्शन में कितनी। तो इस तरह से हम लिखते हैं बेटा तीनों डायमेंशन में। मान लो वो अगर मान लो मैं या कोई भी एक कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर लूं, कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर तो सिर्फ 2 डायमेंशन में मूव करेगा ना, इधर या उधर। हाँ, वो बात अलग है कि किसी में बहुत ज्यादा ताकत है तो सब कुछ उड़ा ही दिया, सारी गोटियां भी उड़ा दी और कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर भी उड़ा दिया, कैरम बोर्ड भी उड़ा दी, वो बात अलग है। तो मैं भी जनरल मान रहा हूँ कि कोई इंसान उसको खेल रहा है आराम से प्यार से, तो उस स्ट्राइकर में सिर्फ 2 वेलोसिटी आएंगी, एक्स या वाई, वाई जेड भी हो सकते हैं, जो भी आप इसको मानो, मैं एक्स वाई मान के चल रहा हूँ। तो उसकी दोनों वेलोसिटी को हम एक ही उसमें लिख सकते हैं, वी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, या जो मैंने बोर्ड का एग्जांपल उसका एग्जांपल लिया था बॉक्स का, कि इसमें फोर्स इधर भी लग रही है, इसमें फोर्स इधर भी लग रही है, तो लेट्स से उसको कोई इस तरफ भी पुल कर रहा है अंदर की तरफ, तो उसकी फोर्स आप इस तरह से लिख लोगे, नेट फोर्स बराबर एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। तो ये फायदा होता है वेक्टर को, तीनों चीजों को हमने एक ही जगह लिख लिया है। ठीक है, एफ एक्स क्या है, फोर्स का कंपोनेंट, नेट फोर्स का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, वाई क्या है, नेट फोर्स का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, और जेड भी इस तरह से है। तो यहाँ तक सारी कहानियां क्लियर है सबको, ए एक्स क्या है, ए वाई क्या और ए जेड क्या है? यस सर, यस यस सर। डाउट है हाँ जी बोलिए जो सर सर एक वो सेकंड सर, इसको अंडू कर फिर से लीजिए। करेगा सर। यस ऑफ कोर्स, यस।
सर जो ए वेक्टर में एक्स के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए हम जो कंपोनेंट ले रहे हैं वो I एक्स लेंगे या फिर आई कैप लेंगे? नहीं नहीं, आई कैप तो बता रहा है कि आपकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस है। मैं इसको एक एग्जांपल ए है, ये मैग्नीट्यूड है ना? यस बेटा बिल्कुल। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि मैं मूव कर रहा हूँ, लेट से पहले मैं गया एक्स एक्सिस में, मेरा डिस्टेंस हो गया 3 मीटर, फिर मैं गया वाई एक्सिस में, मेरा डिस्टेंस हो गया 4 मीटर। मैं हवा में नहीं उड़ रहा, सुनो ठीक है, तो मैं जेड एक्सिस नहीं ले रहा, तो मैं लिख रहा हूँ 3 आई कैप और 4 जे कैप। इज दैट क्लियर? तो हमने मेरी पोजीशन को मैंने वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा कि मैं एक्स डायरेक्शन में कितना गया, फिर मैं वाई डायरेक्शन में कितना गया, तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो 3 और 4 आपको मैग्नीट्यूड बता रहे हैं बेटा। कंपोनेंट की जगह मैग्नीट्यूड भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। एक्स उसका मैग्नीट्यूड ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड या कंपोनेंट आप कोई भी इस्तेमाल करो, पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं मैं इसको यहाँ पर। और कोई डाउट? और अगर मैं मान लो हवा में उड़ने लगा, जो मैं उड़ता नहीं हूँ, तो यहाँ पर के पे खोरा आ जाएगा कितना ऊपर आप जेड एक्सिस में जा रहे हो। तो तीनों डायरेक्शन में एक साथ लिख सकते हैं। कंपोनेंट या कह लो कि उसका मैग्नीट्यूड वो आपको बता रहा है। ठीक है सर आपकी आवाज कट गई थी। यस सर। ओके, कहाँ तक आपने लास्ट सुना था बता दीजिए। मैंने बस आपको बताया किस तरह से आपको वेक्टर को लिखना है, जनरल वेक्टर को। तो अगर ये चीज आपने लिख लियो, कैन आई रेज इट नाउ? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, एक वेक्टर जैसे कि आपको मान लो मैं इधर ऐसे जा रहा हूँ, मैं एक्स में गया, मैं वाई में भी गया और जेड में भी गया, तो मैं अपनी पोजीशन को कैसे लिखूंगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है ना? इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताना, आपने ये 10th क्लास में शायद, ये मैथमेटिक्स में किया होगा 10th क्लास में। मान लो आपके पास दो पॉइंट है ए और बी, कहीं पर भी, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला किस किस का फेमस था? डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? इनका डिस्टेंस कितना आएगा ए बी का? x1 प्लस y1 प्लस z1 अपॉन 3। रूट भी तो कुछ होता था। अच्छा हाँ यस सर। आएगा, धीरे धीरे याद आएगा। हाँ, तो क्या मैं ऐसे तो लिख सर सकता हूँ? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस y2 माइनस y1 का y2 स्क्वायर, माइनस y1 का बहुत स्क्वायर, बढ़िया, और z प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। z1 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो ये तो आपने मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला बताया जो क्लास 10 से आपको पता था। अब इसको मैं ज्वाइन करूंगा वेक्टर से, कैसे समझना सुनिए। अगर आपको इस ए बी को, मैं इसको वेक्टर मान के चलूं कि ये एक वेक्टर है, तो मैंने एरो से डिनोट किया और मैं मान के चलता हूँ लेट ये है वेक्टर ए बी, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा वेक्टर ए बी। अब इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा बेटा? तो मैं लिखूंगा वेक्टर ए बी इक्वल टू कैसे लिखो, देखो आपको डिफरेंस कर देना है, जो आर बी का पोजीशन वेक्टर है माइनस आर ए का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मैं मान रहा हूँ कि कहीं पर ये ओरिजिन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो आर बी माइनस आर ए मतलब बी कोऑर्डिनेट को ए कोऑर्डिनेट से डिफरेंस ले लो, तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 को की ये मतलब x2 माइनस x1 किस डायरेक्शन में है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करूं? क्या लिखूं मैं यहाँ पर? आई कैप। आई कैप, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो, y2 माइनस y1, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी जे कैप, और z2 माइनस z1 के कैप। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो इस तरह से आप, अगर मान लीजिए आपको कोई भी दो पोजीशन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, किसी भी दो पोजीशन के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, तो आप पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे? बाद वाले को पहले वाले में से माइनस कर दो, आर बी माइनस आर नॉट, जो मैंने यहाँ पर किया, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ सर। ठीक है, अब मैं आपको मैं एक टर्म बता देता हूँ, मैग्नीट्यूड। मैं उसको ज्वाइन करूंगा जो क्लास 10th में आपने सीखा था, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से आप क्या मतलब समझते हो? किसी चीज का मतलब उसका नंबर कितना है, उसकी स्केलर फॉर्म कितनी है। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे 10 किलोमीटर प्रति घंटा से नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, तो मेरा मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10, ठीक है ना? तो मैग्नीट्यूड मतलब किसी भी वेक्टर की लेंथ कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, या मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूँ, मैं कितनी तेजी से दौड़ रहा हूँ, वो अमाउंट मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, लेट्स से ए, जिसकी सर मेजरमेंट। हाँ मेजरमेंट कह लो, उसकी एक्चुअल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कह लो आप,
ये कह सकते हो। मान लो आपके पास कोई भी एक जनरल वेक्टर ये है, मैं एग्जांपल के तौर पे साइड में आपको समझाऊंगा। अभी मैं इसको ले लेता हूँ, लेट्स से 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, या 2k कैप लिख देता हूँ ताकि शुरुआत में कोई कंफ्यूजन ना हो। सो आई एम राइटिंग हियर 2k कैप। ओके, तो प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप। ओके, अब मुझे निकालना कि जो वेक्टर ए है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसकी लेंथ कह लो या उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म कितनी होगी वो बताता हूँ। तो कोई भी अगर आपके पास जनरल वेक्टर है इस तरह से, तो उसके मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, दो ये साइन लगा दो, मॉडुलस का साइन सुना होगा आपने, मोड लगा दो। तो मोड मतलब एक तरह से आप इसको मैग्नीट्यूड को मॉडुलस भी बोल सकते हो। मॉडुलस मतलब एक तरह से उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, रूट, फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला है रूट ए, उसका जो कंपोनेंट है उसके स्क्वायर करो, ऐड कर दो, ईच कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड कर दो, रूट ले लो। इसी तरह से क्या मुझे बताओगे इसका मोड कितना आएगा, इस वेक्टर का जो मैंने यहाँ पर साइड में लिखा है कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 17 अंडर 17 सर ये मॉड क्यों किया है? बता रहा हूँ, एक मिनट। 3 3 9 मैग्नीट्यूड 4 प्लस 4। बेटा मोड मतलब मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। मैग्नीट्यूड कभी भी किसी चीज का नेगेटिव थोड़ी ना आ जाएगा। हाइट है मेरी, मान लो, वो कुछ ना कुछ फाइनाइट मैग्नीट्यूड ही तो आएगा। तो मैग्नीट्यूड जब हम बोल रहे हैं तो हमें डायरेक्शन वायरेक्शन की कोई टेंशन नहीं लेनी है, हमें बस देखना है कि उसकी उसकी न्यूमेरिकल फॉर्म कितनी है। इज दैट क्लियर? इसलिए मैंने मोड लगा दिया, नेगेटिव नहीं होगा। तो बेटा इस वेक्टर का कितना आ गया, कितना बोला था आपने, 7. अंडर रूट 17 तो ये इसकी लेंथ आ गई, मतलब उसका मैग्नीट्यूड आ गया, उसकी स्केलर फॉर्म पता लग गई। अब क्या आप मुझे बता पाओगे ये जो वेक्टर मैंने, सर हाँ बोलो। सर एक डाउट है सर। जी बोलिए। सर टेम्परेचर को भी हम लोग मैग्नीट्यूड में कंसिडर करेंगे या फिर टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानेंगे, और वो हमेशा किसी ना किसी यूनिट में उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही लेते हैं हम हमेशा। देखो हम फिजिकल क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर हम जो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं वो वेक्टर क्वांटिटी का निकाल रहे हैं। जनरली स्केलर क्वांटिटी का तो हमें पता ही होगा ना कितना है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब एक चीज को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। देखो मैंने आपसे बोला था दो पोजीशन कोऑर्डिनेट मैंने लिए ए और बी, तो ये मैंने आपको बता दिया उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा, ये समझ में आ गया था ना, आर ए बी कैसे लिखा है मैंने। अगर मैं इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो क्या ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा जो आपने मुझे बताया था। सो देखो मैंने क्या बोला, हर कंपोनेंट का स्क्वायर हाँ करना है आपको, हर यस सर। कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, तो हर कंपोनेंट का स्क्वायर करके रूट ले दो, वही तो काम करा है मैंने। तो इसका मतलब आप पहले से इस फॉर्मूले को जानते थे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है किसी भी दो वेक्टर का। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। दोबारा बता देता हूं कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड। जो भी तीनों कंपोनेंट है उसको स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो और रूट ले लो। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करा, ऐड किया और रूट ले दिया, तो क्या मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड। आई होप ये इस एग्जांपल से भी आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से हमने मैग्नीट्यूड निकाला है। तो यस सर। मैग्नीट्यूड हमें सर निकालना आ गया है। अभी कुछ और प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगा मैग्नीट्यूड निकालने की। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। सर एक सेकंड सर, इरेज मत करिएगा सर। आई एम नॉट इरेजिंग, यू कैन राइट।